सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उर्दू का एक मुहावरा है कि एक चुप 100 सुख। इसका अगर आपने दुरुस्त मतलब समझना है तो मेरा मशवरा है कि आप इसहाक डार से समझें। जितनी अच्छी तरह से वो इसका मतलब समझे हैं शायद ही सियासत में कोई दूसरा समझा हो। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना नून लीग के रहनुमा अदालत के मफरूर इसहाक डार का BBC को इंटरव्यू इनकी ज़िंदगी का हार्डेस्ट इंटरव्यू बन गया। ऐसा इंटरव्यू जिसका मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर चर्चा है। हैरत की बात है कि इस इंटरव्यू के बाद नून लीग शौक की कैफियत में है, परेशान है, जिसे समझ नहीं आ रही कि वो इसका दिफा कैसे करे। कोई इसे नून लीग पर खुदकुश हमला करार दे रहा है और कोई इसके ताने बाने हुदैबिया केस में इसहाक डार के बयान हल्की से मिला रहा है, जिसमें वो तो डूबे लेकिन नवाज शरीफ को भी ले डूबे। दूसरी तरफ PTI खुशी से फूले नहीं समा रही। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के लबों पर भी इस इंटरव्यू का जिक्र था। उनका कहना यह था कि इसहाक डार के इंटरव्यू से पता चल गया कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन झूठ फिर भी नहीं छुपता। इस इंटरव्यू का अगर मुख्तसर खुलासा करें तो परेशानी, पशेमानी, बेबसी, लाचारगी और रुसवाई के सिवा कुछ और नहीं। नून लीग के मुआशी जादूगर कहलाने वाले इसहाक डार का जादू यहां बिल्कुल नहीं चला। अंग्रेज एंकर के तुंदो तेज और चुभते सवालात पर किस तरह पहलू बदलते रहे, आंखें बाहर आईं, होंठ और गला सब कुछ खुश्क हो गया। इस सब की तफसील सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों के साथ मौजूद है। इस वीडियो में इसहाक डार के झूठ पर झूठ और बेबसी का यह तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। अब तन्हाई में डार साहब सोचते तो होंगे कि एक चुप 100 सुख वाली बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन कमान से निकले तीर की तरह जुबान से निकली बात भी वापस नहीं आ सकती। सो अब वजाहतें देने का कोई फायदा नहीं। कुछ ऐसा ही मामला आज नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है, जिन्होंने अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड केस के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की, लेकिन फिर खुद इलाज के नाम पर लंदन फरार हो गए। अदालत बुलाती रही, नोटिस जारी होते रहे, लेकिन मियाँ साहब को नहीं आना था ना आए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया है। यही नहीं, नवाज शरीफ की जमानत देने वाले जामिनों को भी शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस के बाद मुश्किलात में गिरे शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, जो बड़े भाई की जमानत देकर फंस गए हैं। आज इस पर बात करेंगे और सियासी झगड़ों के साथ साथ वीना मलिक और असद खटक के दरमियान जारी कानूनी जंग में कौन सच्चा है कौन झूठा, इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन पहले इसहाक डार का इंटरव्यू। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये क्या हो गया? इसहाक डार साहब तो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी थे, इन्होंने तो बर्बाद करके रख दिया। ये किसने इनको धक्का किसने दिया? कुछ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जाना था, सोचा गया कि वो चूंकि उनकी दरख्वास्त जानी है, एक हमदर्दी का माहौल बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतारा था। मेरा ख्याल है एजाज सादिक साहब, जो सरदार एजाज सादिक साहब ने जो बयान दिया था ना कि टांगें कांप रही थी, घबराए हुए थे, पसीने छूटे हुए थे और पसीने छूटे हुए थे, मेरा ख्याल है उसका अमली जो अगर आपने सबूत देखना है तो इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आप देख सकते हैं कि 25 मिनट के इंटरव्यू के ऊपर जिस तरीके से उस एंकर ने इसहाक डार साहब को लाजवाब किया है और जिस तरीके से उनकी टांगें भी कांप रही थी, उनके पसीने भी छूट रहे थे, कभी वो ज़ुबान होंठों पे फेरते थे, कभी उनकी आंखें जो हैं वो बाहर आ रही थी। तो मामला ये है कि सवाल उनसे जो किए जा रहे थे, सवाल कुछ होता था, जवाब कुछ होता था। एंकर ने पूछा कि आपकी और आपकी फैमिली की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्होंने कहा जी एक ही है, वो भी जो नायब ने पहले कहा सब डिक्लेयर्ड है, वो जो कागजात में है वही है, रिटर्न के अंदर सब डिक्लेयर है। फिर उनका जी एक ही है पाकिस्तान में जी, और वो भी जनाब उन्होंने हथियार लिया है मुझसे जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो रह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ कोई आपकी और किसी जगह पे, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, नैब कह रहा है, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनका हाँ वो है कोई विला ऐसा है उनका, पर यूके में भी आप रह रहे हैं, ये दुबई के विला की उन्होंने बात, उनका एक बेटे अच्छा, का है बस। तो फिर उनका जी आप यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितनी देर से रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे भी है, तो 17 साल से मेरे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। उसामा साहब मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें, इसहाक डार साहब भी नून लीग के रहनुमा जो हैं, डोगर साहब भी, कि ये जो कह रहे हैं 17 साल से इनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, जी जी, 17 साल पहले
इनके बच्चे जो हैं जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया वो किस इदारे में जॉब करते थे, उनको कितनी तनख्वाह मिलती थी, या जो बिजनेस उन्होंने 17 साल पहले शुरू किया उस बिजनेस के लिए उनको जो पैसा है, जो रकम है उनके पास कहां से आई, उसकी वो मनी ट्रेल दे दें कि जनाब ये हमारे पैसे हैं। और जाहिर बात है 17 साल पहले जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा तो उनको या तो बैंक से लोन लिया होगा, उसकी डिटेल बता दें, तो वरना तो उनको बाप ही दे सकता है ना पैसे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटों को दिए, बेटी को दिए, इसी तरीके से इसाक डार साहब ने दिए। अब इनके जो एक विलास की बात कर रहे हैं दुबई के अंदर, HDS 1 और HDS 2, ये मल्टी स्टोरी टावर्स है, मल्टी स्टोरी टावर्स है। वहां पे जो टैक्सी का बिजनेस है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इनके बच्चों का, हाँ वो जो महंगी सबसे गाड़ियां हैं उसका बिजनेस करते हैं। उसके बाद इनकी जनाब माशाल्लाह लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं। मैं अब और को इनकी चांद एक प्रॉपर्टी से बता सकता हूं क्योंकि लंबी इनकी तफसील बड़ी है। सर जल्दी से, इसाक डार साहब का 6 एकड़ यानी 48 कनाल जो जमीन है वो तो है इस्लामाबाद में, अंदाजा लगा। 3 प्लॉट है उनके अल्फला हाउसिंग सोसाइटी में, इसके अलावा 8 उनकी गाड़ियां, जाहिर बात है उनकी गाड़ियां भी कोई आम गाड़ियां तो नहीं हो सकती। आप साबिक वजीर खजाना पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ उनकी कंपनियां हैं, कुछ में उनकी पार्टनरशिप है, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अंदर अच्छी खासी रकम भी है। और ये जिस तरह मैं बता रहा हूं कि ये इसाक डार साहब की चंद एक चीजें जो मैं गिनवा रहा हूं, इनके अरबों रुपए के, मैं नहीं कह रहा, नैब की वो रिपोर्ट मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जो 90s में जब ये इन्होंने वारदातें की उस वक्त इनके ऊपर अरबों रुपए की नैब ने इल्जाम लगाए। उसमें आज भी मुझे याद है 179 मेगा करप्शन के अंदर भी वो मौजूद है कि इतने डॉलर, इतने रियाल, इतने जनाब पाउंड, इतने रुपीस, तो वो मेरा ख्याल है अरबों में बनते थे सारे एसेट्स, अरबों में उस वक्त बनते थे। वो केस पुराना था, केस नए केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, नई प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा। ये जो 1990 में केस यानी 99 में जो बने थे जब मुशर्रफ आए थे, तो पुराने इनके जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर जो लूट मार की थी उस वक्त अरबों रुपए के इनके ऊपर इल्जामात थे, ट्रांजैक्शन थी, बैंक अकाउंट्स थे, प्रॉपर्टीज थी। तो अब मामला ये है कि वहां पे अब मरियम साहबा को पता लग जाना चाहिए कि ये क्या टांगे इस तरह कांपती हैं, पसीने बाबर डोगर साहब, ये होता है। हुआ क्या आपकी नजर में? ये तो जब से नवाज शरीफ बाहर गए हैं ऐसा धचका नहीं मुझे लगता। बाकी ये भी नवाज शरीफ साहब को दुआ दें, ये इंटरव्यू के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने इनको झोंका है, अपनी जान बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने झोंका इनको। उसामा साहब इनको आदत है कि ये अंपायर के साथ मिलकर खेलते हैं। पाकिस्तान में फ्रेंडली मीडिया, फ्रेंडली एंकर उनके सामने बैठकर जो झूठ सच बोल दे, कोई काउंटर आर्गूमेंट करने वाला है ही नहीं है। ये आप देख लें, इसाक डार के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए वो जनाब पूरे मैनेज करके चलवाए गए। चैनल जो हैं पूरे चैनल खरीद लेते थे, पूरे मीडिया हाउस को इन्होंने ब्राइब किया हुआ था। अभी भी पाकिस्तान में बेताशा से मीडिया हाउसेज हैं जो इनको पैम्पर करते हैं, जो इनको प्रमोट करते हैं, इनकी करप्शन को छुपाते हैं। और अब ये एक जो इन्होंने अब जो इंटरव्यू दिया है स्टीफन सिकर जो है उसको जो इंटरव्यू दिया गया है, अब वो गोरा है, उस पर तो इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो तो मीडिया हाउस से नहीं खरीदा हुआ। इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, इनका ख्याल था कि सारी दुनिया के सामने मैं अपनी मजलूमियत साबित कर दूंगा। वो गोरे ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ था। अब वो जो इनसे पूछ रहा है कि जनाब पनामा पेपर में आपका नाम है, उसने कहा जी मेरा नाम तो नहीं है। इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ का नाम है, मेरा नाम नहीं है। नवाज शरीफ को पूछो भाई, उसको पकड़ो। ये वही इसाक डार है, जब थोड़ा सा प्रेशर आया था तो ये इन्होंने हदैबिया पेपर मिल में सारी मनी ट्रेल दे दी थी शरीफ खानदान की कि जनाब इन्होंने कहाँ क्योंकि इनकी मुदारबा कंपनी थी, हजवेरी मुदारबा कंपनी थी। ये वो बंदा है जिसने शरीफ खानदान की सारी मनी लॉन्ड्रिंग उनके लिए की। ये जो लंदन के फ्लैट हैं, ये बेसिकली जो पाकिस्तान से सारा पैसा बाहर गया था ये इसाक डार साहब के थ्रू गया था। और इन्होंने हदैबिया पेपर मिल्स केस में एक जो रुपया गया बाहर, जो करप्शन हुई और उसका जो एक रुपया गया है शरीफ खानदान का, उसके सारे एविडेंसेस दे दिए और थे। वो पासपोर्ट जनाब ये इस तरह से ये सारी काजी फैमिली के पासपोर्ट जिनके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, वो सलमान वो सारे इसने करके दिए थे। वो इसाक डार साहब उनके घर गए पढ़ने के लिए, वहां पे रहे, वहां से उनसे भी हथियार लिया।
उनको भी याद कर गए, उनके साथ भी याद अब कर ख्याल साहब ने जो इनकी प्रॉपर्टी, इनका तो हाल ये है, उसामा साहब ये कह रहे हैं कि मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जी। हालात ये मरियम साहब की तो एक भी नहीं, उसामा साहब एक दुनिया में, उसने कहा लंदन में, दुबई में, उसने कहा जी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है मेरी पूरी दुनिया में। हालांकि उन्होंने कहा आप इनका फ्रॉड चेक कर लें, आप इनका फ्रॉड चेक कर लें। इन्होंने कहा जी कि ये जो गुलबर्ग में ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने मानी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जब नैब ने उसका ऑक्शन का ऐलान किया उस वक्त तो इनकी बीवी जो है वो कोर्ट में चली गई। उसने जाके कोर्ट में उन्होंने कहा कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ये साग डार की नहीं, ये तो मेरे नाम है, मेरे नाम, ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की हुई है, ये मेरे नाम है, इसलिए आप इसको इनकी जो है ये आप किसी के नाम में नहीं कर सकते, ये मेरे नाम पे है प्रॉपर्टी। अच्छा, इसाक डार साहब ने कोठी कहां से ली? लेकिन सवाल फिर वही होता है कि आपने गिफ्ट तो कर दी, लेकिन इसाक डार साहब ये बताएं कि आपके पास वो पैसा कहां से आया? 1986 में इन्होंने खरीदी है सर, पैसे देके खरीदी है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इनके दोस्त थे और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो उनकी जो वाइफ है वो कोर्ट में जाकर उन्होंने ये एफिडेविट दे दिया कि इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थी। कोर्ट ने एलडीए से रिकॉर्ड मंगवा लिया कि जनाब बताएं, ये तो कह रहे हैं कि गिफ्ट दे दी। उन्होंने कहा हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें कोई गिफ्ट शिफ्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, ये तो साफ लिखा हुआ है कि साग डार के नाम ये प्रॉपर्टी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह से फ्रॉड करते हैं, किस तरह धोखा देते हैं कि जनाब वो जो प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि मेरी जनाब वो जब्त की हुई है, वो भी प्रॉपर्टी बीवी को गिफ्ट करने की साजिश की जो कि नहीं हो सकी। इसके साथ साथ खरल साहब एक 2 कनाल का प्लॉट इनका इस्लामाबाद में भी है, मिनिस्टर एनक्लेव में, वहाँ भी इनके पास एक 2 कनाल का प्लॉट है। सामा साहब जी ये फ्रॉड जो है इसाक डार साहब जो है ना वो इसके मास्टरमाइंड है। शरीफ खानदान के लिए सारी मनी लॉन्ड्रिंग पहले यही करते रहे हैं। उनको इन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है और पैसा बाहर कैसे भिजवाया जाता है, इसी तरह से वो नवाज शरीफ के करीब हुए थे। सही। अच्छा, अब इससे मैं एक चीज़ बता दूं, इनके बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके मुलाजमों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। ये समझते हैं कि जो मर्जी, मरियम जो है वो देख लें, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जी इन्होंने 2 घंटे मुझे बताया नहीं सारे है, खानदान सारा टोटल झूठ। नवाज शरीफ की सारी स्टेटमेंट उठा के देख लें, सारी टोटल झूठ पे मबनी है। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, इनके लाइफस्टाइल, इनके प्रॉपर्टीज। मियां नवाज शरीफ ने कहा था ना असेंबली में कि जी ये हैं वो ज़राए, स्पीकर साहब, और स्पीकर साहब याद सादिक थे आगे, ये हैं वो ज़राए स्पीकर साहब, तो वो आपने देख लिया था, ये साथ बैठे हुए थे, ये हमेशा ये कहते हैं। अब ये मशवरा दे रहे थे, कतरी खत के पीछे भी इन्हीं का मशवरा था कि कतरी खत मंगवा लो। मुझे हुआ झूठा आने से पहले एक मिनट, एक चीज मुझे बताने थे लोगों को, उस पर आपका कमेंट मैंने लेना है कि ये पूछा गया कि किस तरह की ये हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है कि आप जनरल ज़िया की गोद में पले बड़े, आप हैंड एंड ग्लव यानी उनकी जेब में थे आप, और उसके बाद आज आप आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे बड़ी मुनाफकत क्या होगी? तो इसाक डार ने जवाब दिया जी एवोल्यूशन है, इर्तिका है, कि ये इर्तिका का मरहला है। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ बरतानिया में बैठकर और यहाँ से क्लिप्स भेज कर मुल्क को, अपने मुल्क को, जैसे मैं कहता हूँ शर्म का मुकाम है कि एक गैर मुल्की शख्स बैठ के कह रहा है कि आप अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं, महंगाई से, वबा से, कोरोना से लोग परेशान हैं, और आप वहां पर और अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। आपको एहसास है अदालतों के ऊपर वहां के पाकिस्तान की अदालती सिस्टम, अदलिया के ऊपर सवाल उठाया है। हिलरी क्लिंटन भी डीप स्टेट की बात कर चुकी है। अब आप वो सर्टिफिकेट देंगे, पैमालियों की बात की, पाकिस्तान में इंसानी हकूक ही नहीं है, पाकिस्तान में लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा झूठ इसाक डार साहब ने जो बोला है, अब ये तो रिकॉर्ड पे बात है, उन्होंने कहा कि नैब की कस्टडी में दर्जनों के, पता नहीं उनका कि सैकड़ों लोग हलाक हो चुके हैं। एक बता दे ऐसा कि नैब की कस्टडी में कोई बंदा हलाक हो, एक, जब से नैब बना है 99 से लेकर अब तक, अब कितने 21 साल हो गए, 21 साल में ये बता दें कि एक बंदा नैब की कस्टडी के दौरान मरा हो, नैब की कस्टडी में मरा हो, एक बंदा बता दें। वहाँ इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी और वो डिक्लेयर है, तो आप तो उन्होंने कहा कि आप तब केस तो बड़ा प्रसिद्ध है, आप जाके कोर्ट में। अच्छा, कैसा उसने इत्तेफाक है, ये कैसा इन सारे जितने भी ये पैसे वाले लोग हैं। सरदारी साहब कहते हैं मैं तो कोई बिजनेस करता ही नहीं हूँ, मैं तो सारा बिजनेस बिलावल को दे दिया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तो कोई बिजनेस करता ही नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चों को दे दिया। हमजा कहता है मैं तो जनाब सियासत देखता हूँ, मुझे तो पता नहीं है बिजनेस होता क्या है, और वो जो बिजनेस करता है वो बाहर दौड़ गया।
नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं तो बिजनेस करते नहीं हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास तो एक आना ही नहीं है, वो तो मुझे खर्चा भेजते हैं। मरियम नवाज कहती है मैं तो जनाब मैं तो कोई कारोबार करती नहीं हूँ, मुझे तो मेरे वालिद खर्चा जो देता है मैं उसी से पल रही हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे इंतहाई मस्कीन है, किसी का कोई बिजनेस नहीं करता, किसी ना हमजा करता है, ना शहबाज शरीफ करता है, ना नवाज शरीफ करता है, ना मरियम करती हैं। मरियम जो है वो भी खरपति हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो भी रईस हैं, सारे लंदन में रह रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं, वहाँ पे लंदन में 3 साल के लिए यहाँ से पाकिस्तान में बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर एक प्राइवेट जेट में भागकर ये जनाब लंदन चले गए और वहाँ जाकर कह रहे हैं कि मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। क्या इलाज करवा रहे हैं कोई पता नहीं, इलाज के पैसे कहाँ से आ रहे हैं कोई पता नहीं, लंदन में अखराजात इनके कौन उठा रहा है कोई पता नहीं, लंदन में कहाँ पर ये रह रहे हैं कोई पता नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने आते हैं। मुझे एक बात बताएं कि जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या लोगों को बेवकूफ़, एक तरफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं तो उस वक्त 1970 में भी हम पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिली थे, दूसरी तरफ जब इनसे कहा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या, कहते हैं मेरे पास तो है कुछ नहीं है, मैं तो बिजनेस मैंने आज तक किया ही नहीं है, वो तो मेरे बच्चे करते, दादा करता था, दादा से बच्चे करते हैं, बच्चों से पूछे बच्चे कहते हैं जी हम तो कुछ करते ही नहीं है, वो तो दादा करते थे, दादा को पता होगा, दादा के पास दादा बेचारा तो डेथ हो गई है। सबसे बड़ा महल जो है वो भी दादी मरहूमा के नाम था, मियाँ नवाज शरीफ की वालदा के, अब पता नहीं उसका क्या बनेगा, वो भी उनके नाम इन्होंने किया हुआ था। अच्छा, अगली खबर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब सर्टिफाइड हो गए हैं इश्तिहारी, अब तफसीली फ़ैसला भी आ गया है और इनको बार बार अदालत में बुलाया गया, लेकिन असद खरल साहब इसमें तो ज़मानतियों के ख़िलाफ़ भी अब एक्शन का कह दिया गया है। तो ये इश्तिहारी करार देने से क्या मरियम साहिबा का, कैप्टन सफदर अवान का केस भी कोई कमज़ोर तो नहीं होगा यामिन फील्ड और अलजीजिया रेफरेंस में? और इसी कोर्ट ने इनको काफ़ी रिलीफ भी दिया। अब तो कोर्ट की भी बात होगी कि और कितनी दफ़ा इनको चांस दें। हर तरह से वहाँ आवाज़ें लगाई गई, बुलंद आवाज़, वहाँ रिकॉर्डिंग की गई, मॉडल टाउन में, जाती उम्रा में इनकी आवाज़ें लगा रहे कि अदालत बुला रही है आ जाओ, तो ये तो नहीं आ रहे। अब इनका केस कमज़ोर है इस वजह से नहीं आ रहे, या क्या चांस ले रहे हैं? अब होगा क्या इश्तिहारी इसके बाद क्या अगर मजबूत हो तो बीबीसी के टॉक शो में जो बंदा उसको फेस नहीं कर सकता वो कटहरे में आके क्या जवाब देगा सवालों का, जहाँ पे एविडेंस सामने होगी और उसके बाद जज साहब सामने होंगे और वो सामने चीज़ें रखी जाएंगी कि जनाब ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके असासे हैं, ये आपके पास पैसा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अभी मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ये कैसे, एक मैं बदकिस्मती समझूंगा कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया वफात पाई और उनके बेटे जो हैं वो अपनी वालदा को जनाजे को कंधा देने नहीं आए। आप देख लिया, चश्मे फलक ने देखा। नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब फौत हुए तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वो बहाना करते हैं कि जनाब मुझे आने नहीं दिया गया, वो नहीं आ सके। नवाज शरीफ साहब की वालदा जो है वो फौत हुई, वो साथ नहीं आए, उनके यानी बेटे नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब के जो साथ थे उन्होंने क्या, अल्लाह माफ़ करे, मरियम साहब अगले दिन जलसे कर रही थी। अब मामला ये है कि तदफीन से जब मरना तो हर एक ने, हमने भी मरना है। हराम का जो पैसा होता है ना, जो हराम की कमाई होती है और जो हराम की कमाई से पला बड़ा होता है, उसकी जो तरबियत जिस तरह हुई होती है, मैं अब क्या कहूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब भी जब मरेंगे ना, उनके बेटे भी उनके ऊपर नहीं आएंगे। मैं आपको ये बात लिख लें, आप ये बात लिख लें। ऐसा पैसा, ऐसा जो दौलत और धन जो है उसको क्या करना है उसामा साहब, जिससे आपके रिश्ते, जिससे आपकी ये चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाए, जिससे खून सफ़ेद हो जाए आपका। ऐसे पैसे होगा क्या? इश्तिहारी को क्या करना है? इश्तिहारी करार देने से क्या होगा? करार वो शर्म होती है ना और हया होती है, वो जिनके लिए होती है ना, वो इश्तिहारी नहीं होते। बीबीसी सबसे वो इश्तिहारी नहीं होते, कन्विक्टेड क्रिमिनल वो अदालतों का सामना करते हैं। लफ्ज बोला उसने, आपका बॉस इसहाक डार के मुंह पे कहा है आपका बॉस कन्विक्टेड क्रिमिनल है। हाँ जी, और एक दफा नहीं 3 दफा उसने दोहराई ये बात। अच्छा, अब मामला इश्तिहारी भी हो गया कि ये छोटा वर्ड होता है, किसी इज्जतदार शख्स के लिए अदालत के बाहर हरकारा आवाज लगाए, केस कर दें कि नवाज शरीफ, मुलजम नवाज शरीफ हाजिर हो। अब तो मुजरम है, मुजरम नवाज शरीफ साहब हाजिर हूँ, इश्तिहारी। अब मामला ये है कि ये जो इश्तिहारी अगर किसी को डिक्लेयर किया जाता है तो ये क्या एक इनको इज्जत का अब मकाम दें। और इश्तिहारी किस वजह से, कोई पॉलिटिकल वजह से नहीं है, लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से, किकबैक्स की वजह से, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से
पाकिस्तान जिसके अवाम ने आपको इक़्तिदार पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, आपने उसी अवाम को लूटा, उसी खजाने को लूटा, वही पैसा लूट के आपने कई बड़े आजमों तक फैलाया। और एक बात मेरी याद रख लें नवाज साहब, ये याद रख लें मेरी बात, आज लिख लें, आपको ये पैसा नसीब नहीं होगा। आज मैं आपको टेस्ट केस बता रहा हूं, आप जहां पे ऑफशोर कंपनियां बना के बैठ जाएगी, मुझे क्या वहां से पैसा मंगवाएंगे, वो आपको देंगे पैसा? वो कभी भी नहीं देंगे, कभी भी आपको बैंक पैसा नहीं देंगे। वो ऑफशोर कंपनियां कभी आपका वो पैसा आपका वही लोग खाएंगे। स्विट्जरलैंड में कितने खरब पड़ा हुआ है, लोग वो खा गए, लोग मर गए। सर ब्रेक हो जाएगी, मुझे बताएं ये तो ये पैसा उधर ही रह जाना है। ठीक है, अभी भी माफी मांगे, तौबा करें और कौम से माफी मांगे। ये कौम पहले भी 3 दफा आपको बुला चुकी है, ये कौम भूलने वाली है। एक चीज तो क्लियर है कि सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर गवर्नमेंट जो है इस पोजीशन में नहीं है कि नवाशी को वापस लेके ला सके। जो कानूनी जो इश्यूज थे वो देखें, वो यही था कि उनके इश्तहारात वहाँ पर जारी करवा दिए गए कि ये बंदा पाकिस्तान की कोर्ट में मतलूब है, ये करप्शन की बुनियाद पर इसको सज़ा हुई है, ये अंडरटेकिंग देके गया था कि जनाब मैं वापस आऊँगा, इलाज करवाने जा रहा हूँ, और ये वापस नहीं आ रहा, ये ड्रामे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कोर्ट को मतलूब है लेकिन ये कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा। अब इससे ज़्यादा कोर्ट और क्या करे यार? आप मुझे बताएं कि ये तो अखलाकी तौर पर कोर्ट यही कह सकती है ना कि हरकारे हैं, ढोल बजा के बता दो सारी दुनिया को कि भाई ये करप्ट आदमी है, इसको कोर्ट ने सजा दी थी, इसने कोर्ट में ये लिख कर दिया कि जनाब मैं बीमार हूँ, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसको लॉ किया गया कि ठीक है जनाब जाकर इलाज करवा कर वापस आ जाए। इसके भाई ने ये लिख कर दिया था कि अगर ये वापस ना आया तो जनाब मैं जिम्मेदारी इसकी लूँगा। अब भाई जिम्मेदारी ले नहीं रहा और ये बाहर बैठा हुआ है, इलाज इसने करवाया कोई नहीं है और ये पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और ना पाकिस्तान की कोर्ट को ये फेस करने के लिए तैयार है। मुझे एक बात बताएं, कोर्ट की ये इज़्ज़त है, वोट को इज़्ज़तों की ये इज़्ज़त है कि आप जो हैं आपने कोर्ट के सामने पेश हों, अपनी सफाई दें, दूध का दूध पानी का पानी करें। ये होती है वोट की इज़्ज़त। अगर वोट की इज़्ज़त ये होती है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है मैं उस इल्ज़ाम को धोऊँ, ये साबित करूं कि जनाब ये जो इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं, या फिर मैंने अगर करप्शन किया तो मैं फिर कानून का सामना करूं। ये भिगोड़ा बन जाना और दूसरी तरफ कहना वोट को इज्जत दो, ये तो फिर वोट को बेइज्जत करने के बराबर है। कोर्ट से झूठ बोल रहे हैं, पूरे कानून को फ्रॉड कर रहे हैं, कानून को धोखा देके आप भागे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि साबिक शौहर असद खटक के दरमियान इस वक्त एक यानी सोशल मीडिया पर भी जंग चल रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बच्चों की हवालगी का भी मामला है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, दोनों का मौक़िफ़ लेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वीना मलिक और उनके साबिक शौहर असद खटक के दरमियान बच्चों की हवालगी का मामला शदीद इख्तियार कर गया है। 2013 में इनकी शादी हुई थी और 2018 में वीना मलिक ने खुला ले ली। 2 बच्चे हैं इनके और ये बात अब काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है और इसमें हकीकत क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएंगे। असद खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ वीना मलिक साहब के वकील हैं तरीक खोकर साहब, वो भी हमारे साथ है, दोनों से बात करेंगे। असद खटक साहब, ये क्या वजह हुई कि इतने अरसे बाद यानी खुला के तकरीबन 2 साल बाद ये बात क्यों अब आ रही है? उस वक्त क्यों नहीं ये मामला सेटल कर लिए गए जब ये खुला हुई थी? अब इसकी क्या वजह है? जी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे और अपना मौका बयान करने के लिए। खुला जो पहली बात है कि खुला भी इन्होंने 2 नंबरी पे ली थी, लेकिन चलो रात गई बात गई। 2018 में इसने दुबई में आई थी और इन्होंने मेरे बच्चे जो है अबडक्ट किए थे, वहाँ पे 2 महीने के लिए गायब किए गए थे, तो फोर्स कर रहे थे कि जो खुला है इसको आप एक्सेप्ट कर लें। खैर मैंने किसी के कहने पे उसको एक्सेप्ट कर लिया और बच्चे भी मैंने इसको म्यूचुअल तरीके से दे दिए। ये 2018 की बात है। फिर मैं अमेरिका आ गया, फरवरी 2019 को मैंने इसको बच्चे दे दिए, 1 फरवरी 2019 को कि टेक केयर करेगी क्योंकि मुतरमत होती नहीं थी, आउट ऑफ कंट्री रहती थी। फिर सर ये हुआ कि मैं अपने बच्चों को जब मैं अमेरिका आया, हमारा घर भी अमेरिका में भी है, मेरे अबू को कैंसर था और 3 दिन पहले उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो
मैं 20 सितंबर 2019 को जब दुबई गया, दरमियान में मेरे बच्चे अकेले होते थे, स्कूल से मैसेजेस आते थे और मुहतरमा होती नहीं थी। मैंने बड़े इनको नोटिस भी भेजे हैं, सब मेरे पास प्रूफ भी हैं कि आप मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे रही हैं। इन्होंने अपनी छोटी बहन को लाया हुआ था विजिट वीज़े पे, उनके पास रखा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द दुबई की जो भी लॉ है कि अगर मैंने आपको बच्चे दे दिए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आफ्टर दैट व्हेन आई रीच 20th ऑफ सितंबर, मेरे बच्चों की बर्थडे होती 22 और 23 सितंबर को, तो मैंने जब देखा तो वहाँ पे जब मैंने नॉक किया तो वहाँ पे एक बंदा था मेरे बच्चों के साथ। मैंने जब नॉक बंदे से पूछा आप कौन हो, तो वो घबरा गया। उसका नाम है अदालत हुसैन, गुलाम अदालत हुसैन समथिंग, जो कि FIR में उसका नाम भी है। तो मैंने अपने बच्चों की हालत बड़ी गैर देखी, तो मैंने बच्चों को ले लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और मैंने इसको 22 सितंबर जो कि संडे का दिन होता है, दुबई में वर्किंग डे होता है, मैंने इसके ऊपर कोर्ट में जाके इसके ऊपर फाइल कर दिया केस कि मैं इसको बच्चे नहीं दे सकता क्योंकि ये औरत जो है बच्चों के काबिल नहीं है। और फिर जो है 26 सितंबर को ये बच्चे कोर्ट ने बोला आप इसको दे दे क्योंकि माँ है, ये वापस आ गई थी। और जब मैंने उसको बच्चे दे दिए तो उसके बाद ये बच्चों को फिर गायब कर गई और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं बच्चों को नहीं देखा। अब मामला सिर्फ कस्टडी का नहीं है उसामा भाई, मामला बड़ा ख़तरनाक हद तक हो गया है। ये तनवीर भाई भी मेरे साले साहब हैं, ये साहब का साले साहब है मेरे, इनके भाई हैं, इनको भी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस ये है उसामा भाई के इन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि 10 जून 2020 को दुबई हाई कोर्ट ने मेरे हक पे फैसला दी तो बच्चे मुझे फुली कस्टडी दे दी है। और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप कोर्ट्स की पढ़ें कस्टडी के तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैडम क्लियरली लिखता है कि आपने गैर मर्द के साथ मेरे बच्चों को रखा हुआ था और आप आउट ऑफ कंट्री रहती थी और बच्चों के लिए आप कैपेबल नहीं है। वो कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं। अच्छा, अगर ये डिनाई करना चाहते हैं तो कर ले डिनाई। इसके अलावा ये हुआ सर कि इन्होंने 2 नंबरी से मेरे अमेरिकन सिटीजन बच्चों का गैर कानूनी तरीके से पासपोर्ट बनाया नवंबर 2019 में, जो कि ना तो मैं दुबई में भी था उस टाइम, ना मुझे किसी ने बताया। और अब पासपोर्ट के रूल्स थे, पासपोर्ट के जो रूल्स हैं उसके तहत आपने माइनस को माँ बाप के साथ होगा। अब मसला सिर्फ ये उसामा भाई के इन्होंने पासपोर्ट भी बना लिया, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से। बच्चों का नाम है ECL में दुबई में। आपको पता है ECL क्या होता है? मतलब आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उनका कोर्ट में नाम डाला हुआ है, गवर्नमेंट ने डाला। तो क्या हुआ सर, इन लोगों ने 4 मई 2020 को कौंसल जनरल साहब के तवस्सुत से बच्चों को स्पेशल फ्लाइट, कोविड फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान हाईजैक कर दिया गया। और अभी दुबई गवर्नमेंट जो है, दुबई गवर्नमेंट खुद अभी हैरान है कि इतनी स्ट्रिक्ट उनकी इमिग्रेशन है, कानून है, सब कुछ है, बच्चे कैसे गायब है। अब इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये लोग तो अभी मजाक सोच रहे हैं, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है क्योंकि बच्चे अमेरिकन हैं। उन्होंने वेलफेयर केस वीना के ऊपर खोला हुआ है। आप कौंसलेट कराची से पूछ सकते हैं, US कौंसलेट कराची से। इसके अलावा जो है दुबई में की जो हमारे पिटीशन हो गई, आई बिलीव कि उधर इसको ब्लैक लिस्ट किया गया और इसका वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन वो लोग ओपनली नहीं कर रहे। मेरी अटर्नी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा चले, और आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं चाहता हूँ तनवीर खोकर साहब जो वकील हैं मीना मलिक साहब के, जी तनवीर आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ये बच्चों को तो ऐसे कि जैसे वहाँ से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया है और गैर कानूनी तरीके से नेशनल अमेरिकन है, किस तरह से सारा बदला? जी असद साहब जो बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और सेकेंडली सर ये कि ये रटी रटाई बातें मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ, इसमें मैं शॉर्ट आपको जो है वो सारा समझा देता हूँ। सर सबसे पहले ये कि जो बच्चे आए हैं पाकिस्तान बिल्कुल लीगल तरीके से आए हैं, क्योंकि बच्चों के पास 2 पासपोर्ट थे, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट था, एक अमेरिकन पासपोर्ट था। और पाकिस्तानी पासपोर्ट खटक साहब ने और वीना ने इन्होंने पहले खुद बनवाया हुआ था उस पासपोर्ट पर प्रॉपर तरीके से। और ये जो कहते हैं कि बच्चों का नाम ECL में था, वो आप बता सकते हैं कब मैंने बनाया? सर मुझे इंटरप्ट ना कीजिए, देखें ये बात कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, तो काइंडली मुझे इंटरप्ट ना, सबूत भी पेश करें ना बशीर। मेरी तो आपके साथ यही है, आपने दुबई गवर्नमेंट आप सबूत पेश करें। इल्जाम आप लगा रहे हैं, जो बंदा इल्जाम लगा रहा है वो सबूत पेश कर रहा होता है। आप जबानी कलामी लफाजी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या इस चीज का कि बच्चे वहाँ से इलीगल तरीके से आए हैं, पाकिस्तान की अदालतों का फैसला नहीं मानते, आप वहाँ से जो असद मेरी बात सुनो, आप तमीज़ में रहो और मुझे भी तमीज़ में रहने दो। अगर बात तरीके से आप करोगे तो मैं तरीके से जवाब दूंगा, मैं आपसे डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहा।
अच्छा उसामा ऐसे पूछे कि इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है मेरे बच्चों का। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। तनवीर साहब का मौक़िफ़ आ जाए फिर हमें दोबारा उनसे क्वेश्चन करेंगे। जी 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 तनवीर साहब गो हेड। अच्छा, दूसरी ये है कि मुझे एक बात बताएं, एक बंदा इल्ज़ाम लगाता है कि जी फ़लाँ बंदे ने मर्डर किया, तो वो बंदा प्रूफ देता है। अच्छा, ये ज़बानी कलामी लफाजी, उसके बाद ज़बानी कलामी लफाजी कर रहा है, इसके पास क्या प्रूफ है कि बच्चे इलीगल तरीके से आए हैं यहाँ पे? बच्चों का जो ECL है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि बच्चों का नाम सर बच्चों पे ट्रैवल बैन था, जो बच्चों की माँ ने वीना मलिक ने लगवाया हुआ था, और वो ट्रैवल बैन उसने लिफ्ट करवा के बच्चे यहाँ से लीगल तरीके से लेके पाकिस्तान आ गई। अब इसने ये रोला क्यों मचाना शुरू किया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसने रोला इस वजह से मचाना शुरू किया है कि इसको ये जो पैसे इसने उधार लिए हुए थे, जिसका इसको लीगल नोटिस एक हमने भेजा है, जो लीगल नोटिस जब इसको रिसीव हुआ है, इसको वो तकलीफ शुरू हो गई, और इसने उस चीज़ को करने के लिए कुछ सियासियों के कहने पे, वो भी मैं आपको बाद में डिस्क्लोज़ करूँगा, इसने ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है वो चलाना शुरू की है। पाकिस्तानी मीडिया को ये बंदा सिर्फ यूज़ कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान ने माँ को कस्टडी दी हुई है बच्चों की, तो ये पाकिस्तानी कोर्ट्स को ये बंदा नहीं मानता। ये बंदा दुबई में जाके कहता है जी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो करप्ट हैं। ये दुबई में जाके ये बकवास जो है उधर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ करता है। तो मुझे बताएं कि इसके पास कोई, इसने एक प्रूफ भी पेश किया अभी? ये काम क्या करता है? इसका एक 5 मरले का ये, जितने भी मेरे सवाल थे सर, एक प्रूफ भी इससे मांग ले, मैं तो सारे प्रूफ लेके आया, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दें तनवीर साहब कि ये अमेरिकन सिटीजन है बच्चे, तो क्या ये बात दुरुस्त है? और ये अमेरिकन कोर्ट्स भी इसमें हैं, एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हल्फन आपको एक ये चीज़ ये कह रहा हूं कि ये बंदा जो है इस बंदे की तालीम मैट्रिक भी नहीं है। नहीं। और इसने एक धोखाधड़ी से इसने शादी की थी। बच्चे जो हैं अमेरिकन नेशनल भी हैं, पाकिस्तान नेशनल भी हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि बच्चे डुअल नेशनल शादी कर रही थी। अच्छा, छोड़ें आप। अच्छा, ये बताएं असद खट्टर साहब, पागल नहीं थी ये जो वो पागल नहीं थी, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद थे। तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? मुझे ये बताओ, तुम बाहर उधर बैठ के तुम बकवास कर रहे हो, तुम पाकिस्तान में आओ। तनवीर साहब प्लीज, तुम तो नकली खटक हो ना, और मैं ये अपने आप को वकील समझते हैं, इसके अल्फाज इस तरह न करें। पाकिस्तान आओ। मैं सवाल करता हूं जी, असद साहब आप पाकिस्तान आकर क्यों नहीं केस करते? पाकिस्तान के तनवीर साहब एक सेकंड कर रहे हैं कि ठीक है आपकी बात आ गई जी। असद, आप पाकिस्तान आकर केस क्यों नहीं करते पाकिस्तान की अदालतों में? आज इनकी तारीख थी, पाकिस्तान क्यों नहीं आते आप? जी तनवीर साहब, आज तारीख थी आपके 2 तारीख, मैं तारीख पे गया हूं। आप कोर्ट में कहते हैं कि आप कोर्ट में कहते हैं कि हम मसालियत कर रहे हैं। मैं आज क्यों आपका वकील कह रहा था मसालियत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप मीडिया पे आके थोड़ा म्यूट करें कि इसको मैं जवाब दे दूं। आप इसको थोड़ा म्यूट करें। मैंने आपको ये भी कहा कि आप बच्चों को मिलना चाहते हैं, बच्चों का खर्चा पे करें। आप रुकिएगा, मुझे बताएं कि तनवीर साहब आपने बड़े तहम्मुल से पहले बात सुनी थी असद खट्टर साहब की, मेरी गुजारिश है उसी तरह से आप दोबारा बात सुन लीजिएगा। जी असद खट्टर साहब मुख्तसर कीजिएगा। 27 अक्टूबर 2019 को हमने FIA को नोटिस भेजा है। 27 अक्टूबर 2019 को हमने DG पासपोर्ट ऑफिस को भेजा है। कल भी मैंने ट्वीट किया है, उनको रिमाइंडर दिया है, सब कुछ हुआ है। ये लोग सोच रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं। आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? आप चुप हो जाएं तो सुनाए देंगे ना आपको। आप चुप हो जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने बच्चे मां के हवाले किए थे कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट के मुताबिक, ये बताएं। उसामा भाई वो कहा असद खट्टर साहब 31/7/2018 को ये तो उन्होंने कहा है कि खुद हवाले किए थे। अदालत ने कहा था दुबई में, तो इन्होंने हवाले किए थे। असद खट्टर साहब खुद माने बात के अदालत के कहने पर अदालत के पास सर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इन्होंने अदालत से बाहर 2018 को दे दिए थे वीना के साथ। 10 जून 2020 का फैसला सुना है आपने कि नहीं? अच्छा असद जी, असद एक चीज यार, वो जो फैसला है उसमें इस एग्रीमेंट का मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये बात इस तरह हमें समझ नहीं लगेगी दोनों की। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक में मैं पानी भी पिए और ब्रेक के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। असद खट्टर साहब, तनवीर खोखर साहब और जो कि वकील हैं मीना मलिक के, वो भी हमारे साथ हैं। असद खट्टर साहब, 3 बातें मैं चाह रहा हूँ आप अगर मुख्तसर इनके जवाब दे दें। एक तो ये कि पाकिस्तान आप क्यों नहीं आ रहे? क्या आप जिन धमकियों का कहते हैं उनकी वजह से नहीं आ रहे? और बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान आकर आप केस का लड़ें तो बेहतर हो? दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह तनवीर साहब ने कहा कि 2 पासपोर्ट, आपने खुद कहा कि आ ही नहीं सकते दुबई से बच्चे, तो उनके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो तभी आए होंगे। पाबंदी अगर लगवाई थी तो वीना लगवाई थी। तीसरी चीज, ये उधार पैसे लेने वाली बात कहां तक दुरुस्त है? और चौथा एक सवाल है, वो जो खोकर साहब ने कहा कि आप पैसे अगर दें तो बच्चे मैं आपके हवाले करने को तैयार हूं। अच्छा ठीक है। पहली बात ये है कि
आपका पासपोर्ट कैसे बना, ये बड़ा निशानी रियासत पाकिस्तान के लिए, ठीक है। आपने मेरे बगैर पासपोर्ट बनाया है, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप मुझे एग्जिट स्टैम्प दिखा दें दुबई का, आप दुबई से एग्जिट कैसे हुए हैं, पासपोर्ट पे दिखा दें। इसके अलावा मुझे बताएं कि यूएस पासपोर्ट आपके पास है अभी बच्चों का, ये आपका आंसर हो गया। दूसरी बात, आप कहना पाकिस्तान क्यों नहीं आते, मैं पाकिस्तान आऊँगा डेफिनेटली। मेरे अब्बू को कैंसर था, कुछ फैमिली मामलात हैं मेरे, यहाँ पे फिनिश करके मैं आ रहा हूँ। मेरे अटर्नी ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर नोटिस भेजे हैं आप लोगों को। उन्होंने आपका जो 2 नंबरी पे आपने मेंटेनेंस का दिया था ना, वो भी डिसमिस हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, आप तो आते ही नहीं है कोर्ट में। तीसरी बात, आप कह रहे हैं पैसों की बात है, और भाई खुदा का खौफ करो, आपकी बहन जो है बिल गेट्स है, हर एक उसने करोड़ों अरबों रुपए दिए। तो आपकी तवज्जुह से उसामा, मैं FBR को तंबीह करना चाहता हूँ कि वीना मलिक के थोड़े एसेट्स तो चेक किया जाए, इसकी इनकम का सोर्स क्या है, जो इतने अरबों खरबों रुपए की मालिक है, 6 अपार्टमेंट इसके दुबई में है, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इसकी पाकिस्तान में, कहाँ से एक फरमाती है। आपका इनकम क्या है तनवीर साहब, आपके बाप का इनकम क्या है, बहन के घर में बैठ के उनके घर में रहते हो, बहनोई रहते हो, आपकी बहनें भी रहती है, आप लोग का इनकम क्या है, मुझे ये बताएं। अच्छा, और दूसरी बात यह कि रियासत पाकिस्तान से मुझे एक क्वेश्चन है, या मुझे ये वो है जवाब देने की बजाय एक रियासत पाकिस्तान से मुझे ये वो है कि इसकी बहन ने ओपनली मुझे थ्रेट्स की, मेरी फैमिली को थ्रेट्स की हैं, उसका क्या बना। अच्छा एक सेकंड, खटक साहब आपके जवाब आ गए। मुझे ये बताएं जी तनवीर साहब, ये थ्रेट्स तो नहीं होने चाहिए, वो कह रहे हैं आपने जो करना है लीगल बैटल अपनी जगह, दोनों का हक है। असद मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात ये कि मैं जिधर रहता हूँ वो मेरा अपना घर है, मैंने सोशल मीडिया पे भी पेपर शेयर किए हैं। दूसरी चीज ये कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम के घर में बैठे हो, तुम्हारी अच्छा तीसरी चीज ये, मेरी बात सुनो, तीसरी चीज ये है, मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको बता दिए। अब मुझे बताओ, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बच्चों को कैसे पालना। मुझे जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन ने किसी फुटपाथ से शादी नहीं की, जो फुटपाथ से शादी की, बच्चों को पालने के काबिल आप हो, सबको पता है। अच्छा मुझे सोर्स ऑफ इनकम मुझे पता है, तुम भूल गए जिन निकाह के दिन, निकाह के दिन प्रूफ नहीं होंगे तो प्रूफ निकाह के दिन बच्चों को कैसे पालेंगे सर, 500 दरहम लेके गए थे। आराम से बैठो, मेरे सामने बात नहीं करो, अपनी बहन को डिफेंड करने तो लीगली डिफेंड करो, सबूत भी दो, समझ लीगली डिफेंड करो। और ये बातें पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में आओ, आप ये बातें शादी छोड़ो, इतने करोड़ दिए, दो मुझे नोटिस भिजवाओ ना, नोटिस क्यों नहीं भिजवाते आप मुझे, न्यूज में जो बातें आप नोटिस क्यों नहीं भिजवाते मुझे, नोटिस भिजवाओ आप पढ़ो। अच्छा एक सेकंड असद नोटिस भिजवाओ मुझे। असद एक आप नहीं हो, ठीक है, देखिए मेरे साथ एक मिनट तनवीर साहब, असद आपका सोर्स ऑफ इनकम आप बता दें। अच्छा ये अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते, ये कहते हैं बच्चे इलीगल तरीके से हैं, उस चीज के सबूत नहीं देते। ज़ाहिर आप ये नहीं बताते कि मैं काम क्या करता हूँ, ये भी नहीं बताते। अच्छा ये प्रूफ नहीं देते, ज़बानी कलामी मुझे बताएं कि ये लफाजी कब तक करते हैं। तनवीर साहब इसका जवाब 20 साल से 20 साल करते रहेंगे। आपकी मैं क्या बात सुनो, आपकी ये जो घटिया बातें मैं पिछले 3 महीने से सुन रहा हूँ, आप पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं, आप कभी इदारों को तंबीह करते हैं, आपकी औकात क्या है कि आप इदारों को तंबीह करते हैं। कभी कहते हैं मैं इमिग्रेशन वालों को तंबीह कर रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं FIA वालों को तंबीह कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि आपकी औकात क्या है, अपना स्टेटस तो शो करें। एक मिनट अच्छा जी, एवं कोई बंदा उठेगा, एवं कोई गटर छाप उठेगा और आके इदारों को तंबीह करना शुरू कर देगा। आप अपना स्टेटस पहले शो करें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करें, आप अपना ये शो करें आप करते क्या हैं, आप अपना ये शो करें कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आप इल्जामात लगा रहे हो, उसका सबूत आप दें। जब तक ये चीजें आप नहीं देंगे, अपने बिजनेस के हवाले से ये जो बकवास है, ये कोई भी बंदा नहीं, पाकिस्तान आप आते नहीं है। ये खुशकिस्मती है कि मैं कारोबार का दुबई के मीडिया को, तो मुझे बताएं कि दुबई में आप पाकिस्तान की बदनामी आप कर रहे हैं। ठीक है ये एक सेकंड, अब ये खटक साहब इसके दो सवालों के जवाब। एक तो ये बदनामी का बाइस बन रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान आके मुकदमा करें, बाकी चीजों को क्यों इन्वॉल्व करते हैं दुबई। सर जी और मेरी दूसरा बात सुने, आप सोर्स ऑफ इनकम सीधी बात है, आप वालिद हैं बच्चों के, सोर्स ऑफ इनकम ये है ना, सोर्स ऑफ इनकम ये है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी है दुबई में ठीक ठाक, दुबई में रह रहा हूँ 20 साल से। इसकी बहन जो है ना कोई फुटपाथी से तो शादी करेगी नहीं, इसकी बहन हजारों शो में हजारों मरतबा क्या बोला है असद खट्टक जो है बिजनेसमैन है, इसके पास टाइम नहीं होता। तो इसमें मुझे वजाहत करने की जरूरत है कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे पूरे पाकिस्तान को पता है मैं कौन हूँ, मेरे खानदान क्या है क्या नहीं है, वो अलग इनकी जो है वो है। दूसरी बात यह कि आप इन्वॉल्व करो, आपकी बहन ने माजरत से शादी से पहले ही पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, इस बार पाकिस्तान को अलग प्रॉब्लम में डाला हुआ है। उसामा भाई मैं आपको 2-3 चीजें आपसे पूछना था, आप जर्नलिस्ट हैं, कुछ दिन पहले पाकिस्तान का वीजा बंद हुआ है दुबई का, क्यों हुआ? मेरी बात सुनो, बात ये कि आपके पास तो कोई सबूत लेके आओ, सबूत किधर है? सुने मेरी बात, उनकी बात आपके पास कोई सबूत है? उनकी बात कंप्लीट होने दे, लगा रहे हैं, मेरी बात सुनो। हेलो सबूत है? मेरे साहब का साले गैरतमंद
बैन के खाने वाले आराम से पाकिस्तान बैठ। नहीं आ रहे हैं, हाँ? असद साहब आराम से बैठ। नहीं इस तरह ना मुझे कहें। जानते नहीं हो, समझ आई? जितनी तुमने पूरी जिंदगी में पैसे नहीं देखे होंगे उतने मैं एक केस से कमाता हूँ, समझ आई? वो मैंने तुम्हें देखे हैं, मेरे तो जूते चुराने वाले बंदे भूल गए। पहले दिन तुम्हारे घर आए तो तुमने मेरे ब्लेजर और जूते चुराए, भूल गए? आप जातियात पे होंगे तो यहाँ मैं जाके आपके खानदान दोनों आप दोनों से मेरी गुजारिश है, प्लीज ऐसे ना आप कहते हो आप नवाब हो, हमारा देखिए मेरी बात सुनो, आप कहते हो सर आप नवाब हो, हम इस तरह की ये बात इजाजत नहीं झूठ है देंगे कि अपने आप शो में, ये प्लीज बहन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जाती बात नहीं होगी, जाती बात मैं दोनों की आवाज बंद करवा दूंगा। हाँ आप मेरी बात सुने एक सेकंड तनवीर साहब, देखिए मैंने याद घर के मसले उठा के इसको मीडिया चुप पे ये कराएंगे। लाए मैं थोड़े हैं। फैक्ट्स की नहीं, बातें आपको बताऊं कि हम लीगल क्या करने वाले हैं अभी। जी जी आप घर के बिल्कुल मसले लीगली उठा आप के बता मीडिया पे आप लाए हो, चुप लीगली कराओ क्या? जो कानूनी तौर पर आप कर रहे हैं तुम्हारी तनवीर साहब उसका जवाब दे देंगे। असद खटक साहब आप जो कानूनी तौर पर कर रहे हैं आप उसका जवाब दे दें। कानूनी तौर पे ये है कि मैडम को मैंने 50 करोड़ का अर्जाना भेजा है, जो क्या सबूत है? इन्होंने भी टोपी ड्रामा करके वापस कर दिया, लेकिन अभी उसका ऑलरेडी केस पिटीशन हो गई है। 10 दिन हमने दिए, मैट्रिक की 10 दिन सनद में दिखा जवाब दो, नहीं दिया। मैं ये केस छोड़ दूंगा। और बताओ यार ये क्या यार, ये बंदा जो है ये अपने आप से टोपी ड्रामे करे। चुप हो जाओ, मेरी बात सुन के जवाब दे दो मुझे। मुझे अपने ठीक 2 है। मरले का घर दिखा दो, मैं ये केस छोड़ दूंगा। अल्लाह मुझे अपनी सोर्स ऑफ इनकम बता दो, मैं ये केस छोड़ दूंगा। इतना बड़ा ऑफर आराम से बैठ जाओ। दूसरी बात ये है उसामा अच्छा भाई, बुनियादी जो मैं बात समझ सका लाने के प्रूफ बता दो कि पाकिस्तान गैर कानूनी टाइम मेरे पास कम है, मैं बड़ा सादा सा देखिए मैं बड़ा सादा सा अल्लाह करे कि मामला किसी तरह से कोई इस तरह का दोनों फैमिलीज का बड़ा बीच में आए जो बेहतर तरीके से इस मामले में हल किया। बच्चे दोनों के देखें एक बंदा इल्जाम बाप से और माँ से ज्यादा तो बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन असल देखिए वीना मलिक साहिबा जो है ना, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है आप जो बात कर रहे हो कहीं वो मसरूफियत हो, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और माँ से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है? उसामा भाई ये कैसा प्यार है जो महीनों महीनों घर से बाहर रही? ये कैसा प्यार है कि मेरे बच्चों के साथ गैर मत को रखा हो दुबई में? लफाजी है। असद मेरी बात सुनो, अगर माँ बच्चों से प्यार नहीं करती तो तुम फिर बच्चों को माँ के पास छोड़ के बच्चों को माँ के हवाले क्यों किया? ऑर्डर देखो क्या बकबक कर रहे हो तुम। आराम से बैठो, तुमने हवाले क्यों किया है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जो तुमने एग्रीमेंट किया है, एक सेकंड माँ के हवाले बच्चे क्यों किए? अच्छा मुझे एक बात बताइए, बता देता हूँ 31/7/2018 का एग्रीमेंट। तनवीर साहब मेरी गुजारिश सुन ले। असद एक सेकंड, असद एक मिनट, इस एग्रीमेंट पे बच्चे माँ के हवाले से खुद क्यों किए थे? अच्छा एक सेकंड मुझे बताएं, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दिन जिस तरह अदालतों में होता है कि कोई दिन ऐसे हों कि जी इन दिनों में असद खटक साहब बच्चों से मिलने की इजाजत हो कि मामला खत्म हो जाए, कि ये वो वक्त होंगे? आप चले मान लिया, फर्ज कर लीजिएगा आप समझते हैं कि ये इनका कारोबार ऐसा नहीं कि बच्चों की देखभाल कर सके, तो वीना कर रही है पहले ही, लेकिन उनकी मुलाकात करवा दी जाए किसी। ये तो बाप का जायज हक है, बच्चों से मिलना बाप का जायज हक है। ऑफर दे चुका हूं, अभी भी ऑफर दे रहा हूं कि आप बच्चों का खर्चा दो, बच्चों को मिलो। और भाई बच्चों का खर्चा दे के बच्चों को क्यों नहीं मिलते? चले ये असद आई थिंक ड्रामा बंद करो। नहीं असद ये तो अच्छी ऑफर है। उन्होंने एक ऑफर दी है, ये तो आप ऑफर अच्छी बच्चों है। का खर्चा देने के लिए तैयार है, हम उनको इसी शो में ले लेंगे। आप बच्चों का खर्चा देने के लिए तैयार है? अगर वो मुलाकात नहीं कराते तो हम उनको ले लेंगे यहाँ पे। खर्चे की बात आप जो केस को समझे, नौयत केस क्या है सर? केस की नौयत ये है कि मेरे तो यही है ना कि आपके बच्चों को आपका मिलना चाहिए, आप मिलना चाहते हैं। फैसला देके मुझे दिया, मुझे बच्चे चाहिए। आए भाई शायद ऐसा क्या करो, आप सीधा जवाब दो कि आप बच्चों को खर्चा देने के लिए तैयार हो। देखिए आप अगर बच्चों को मिलना है तो खर्चा देना पड़ेगा। सिंपल बात है। ज़बानी कलामी जो हमें हवाई बातें काबू की बातें ना बताओ। कस्टडी तो मुबारक बच्चों की नहीं मिल सकती पाकिस्तानी लॉज में। बच्चों को दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? देखिए पाकिस्तानी लॉज में मेरे खर्चे जो है ना वो सब कुछ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं आप? मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक जब बच्चे बालग होंगे उस वक्त आपको कस्टडी दी जा सकती है, उससे पहले नहीं दी जा सकती। असद देखिए ये आपको भी पता होगा कि बच्चे जब छोटे हो तो मां से नहीं लिए जा सकते। ये पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक तुम बच्चे कैसे ले सकते हो एक मां से, और बच्चों का खर्चा भी नहीं देते, और ऊपर से तुम ये बकवास करते हो। नहीं ऐसा ना बोलिए तनवीर साहब, सबूत भी नहीं देते, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं इसको अच्छे किसी उम्मीद अफजा नोट पर नहीं हो, मुझे तुम ऊपर से बे कर रहे हो। आराम से बैठो। तुम्हारी खुशकिस्मत ये कि मेरे अबू फौत हो गए, तीसरे दिन में खुश बैठो। कोशिश चैलेंज दे रहा हूं, पाकिस्तान आओ इधर बैठ के मुझसे बात करो। तनवीर खोकर, दुबई तुमने क्या लगाई हुई है? तनवीर खोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, असद खटक साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि किसी तरह से इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। मैंने भी देखा है अदालतों में, हमने भी देखा है कि सालसी अदालतों में या इस तरह की फैमिली कोर्ट्स में यही बेहतर होता है कि इस तरह से किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचा जा सके, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और पाकिस्तानी अदालतों में यही है कि छोटे बच्चे माँ के पास रहते हैं, लेकिन मुलाकात के लिए कोई, मेरा ख्याल है दोनों फैमिलीज़ को मिलकर जो ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड्स हों उनको बीच में डालकर कोई इसका बेहतर हल निकालना चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।